वेलकम बैक टू ए के अकेडमी क्लास। ए के अकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर के, जो कि आपके बीपीएससी और एस्टेट और जो बाकी अदर्स एग्ज़ाम्स हैं जहां पे हिंदी व्याकरण या हिंदी से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं, यदि आप वैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी अगर इस क्लास में ज्वाइन हुए थे कल, तो आपको पता होगा कि हमारे ये हिंदी व्याकरण की जो क्लास है पहली, वो कल हो चुकी है। और ये हमारी बेसिक टू एडवांस लेवल तक की क्लास है। मतलब यदि आप इस क्लास में बने रहते हैं तो आगे आगामी किसी भी परीक्षा में जहाँ पे हिंदी व्याकरण से सवाल पूछा जाता है, तो आपके एक भी सवाल छूटने वाले नहीं हैं, चाहे वो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। फिलहाल इसका जो टारगेट है इस एग्ज़ाम का, वो बीपीएससी 3.0 को लेकर के है और एस्टेट। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आती होगी। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये क्लास बीपीएससी 3.0 के लिए है। ठीक है, ये क्लास बीपीएससी 3.0 और एस्टेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा, या फिर यदि याद नहीं भी है तो भी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन विभाजन, जो कि आपको मैंने मुख का यानी कि हमारे माउथ का जो ड्राइंग था वो भी मैंने कोशिश किया था बनाने का। मेरे से तो उतना अच्छा बना नहीं, ड्राइंग मेरी कुछ है नहीं, शायद आपने ठीक से बनाया हो। तो वो मैंने बताया था आपको कि ये हमारा मुख होता है, ये मुख। और इसी में मैंने आपको बताया था कि ये फिर हमारा गला। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्या बना दिया मैंने चलिए, ये मानव मुख है। ठीक है, तो ये मानव मुख में मैंने बताया कि ये हमारे दांत हैं। ठीक है, दांत। थोड़ा सा मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ ताकि आप सभी लोग जो कल आए थे नहीं आए थे वो भी स्टार्टिंग से समझ जाएंगे कि क्या कुछ कल हुआ। तो ये दांत है, इसीलिए दंत, यहाँ से दंत व्यंजन निकलेंगे। तो दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? तो त थ द ध जो आते हैं, तवर्ग आप कह लीजिए, तवर्ग। तो दंत व्यंजन कहलाते हैं तवर्ग, जैसे कि त थ द ध न, ये तवर्ग हो गया, जो कि इनका उच्चारण दांत से होता है। आप इसको बोल के देखिए, त थ द ध। जब भी आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जो जीभा है, जीभ, वो आपके दांत में स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। और यदि हम बात करें मूर्धा की, ये मूर्धा हमारा होता है ऊपर में, मुंह के ऊपर में ये मूर्धा। और यहाँ पे मूर्धन्य होता है। ठीक है, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन की यदि हम बात करते हैं तो वो टवर्ग होता है। ठीक है, टवर्ग यानी कि ट ठ ड ढ य। तो ये जो है टवर्ग होता है, मूर्धा से टवर्ग का उच्चारण होता है। यदि हम कहें ओष्ठ से, ये हमारा ओठ, ओष्ठ, तो ओष्ठ से जो है ये ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन या वर्ण कह लें। तो ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे प फ ब भ म, यानी कि पवर्ग जो है ओष्ठ से उच्चरित किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तालु की बात की जाए तो यहाँ पे होती है तालु, ये मुख के ये पीछे वाले भाग में आप कह सकते हैं तालु। तो यहाँ से तालव्य, तालव्य, एक मिनट, तो ये क्या है? तालव्य वर्ण है। ये हमारे तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण या फिर व्यंजन आप कह लीजिए, तालव्य व्यंजन। वो कौन कौन से हैं? तो चवर्ग, चवर्ग जो है ये तालु से बोले जाते हैं, जैसे कि च छ ज झ य। ठीक है, और फिर कंठ की बात करें तो ये हमारा कंठ हो गया, और कंठ से ये कंठ वर्ण, कंठ्य वर्ण। ठीक है, कंठ्य वर्ण में आपका कवर्ग आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क ख ग घ
अड़, तो ये आपका कवर्ग आ जाएगा कंठ वर्ण से। ठीक है, तो ये आपके उच्चारण अवयव थे जो कि हमारे मुख में मौजूद होते हैं, और सभी लोग जो भी अपनी बातें कहते हैं इन्हीं उच्चारण अवयवों की सहायता से ही करते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा जो भी लोग कल क्लास में नहीं आए होंगे, तो इसको आज भी एक बार और देख लिए, अच्छी बात है। और चलते हैं आज का जो हम टॉपिक आप स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है। आज है स्वरों का विभाजन, हम देखने वाले हैं। क्या है? स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। ठीक है, मैं आप सबसे थोड़ा सा इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि अभी जो मैं लिख पा रहा हूँ वो स्पष्ट से नहीं, पर मैं बोल ज़रूर रहा हूँ। आप क्या करेंगे कि ये क्लास करते वक्त आप अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखें, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ठीक तरीके से लिख पाएँ। या फिर यदि आप क्लास 2 बार देख लेते हैं, 3 बार देख लेते हैं, तो भी आपका यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। तो स्वरों का विभाजन हम देख रहे हैं। तो स्वरों का विभाजन की बात करें तो जिह्वा के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन की बात की जाए। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन, तो जो हमारी जीभा होती है, ये मानव जीभ। ठीक है, इस पे कौन कौन से ये सब, ये ग्रंथियां होती हैं मानव जीभ में, ये सब ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, स्वाद, किसी भी चीज़ का स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये मध्य भाग है। ठीक है, मध्य भाग, और ये अग्रभाग है, अग्रभाग। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेंगे ये पीछे वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये पश्च भाग आप कह लीजिए, पश्च भाग। ठीक है, अब ये जो मध्य भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग है, यहाँ से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनको हम देखेंगे। मध्य भाग से क्या उच्चरित होता है, तो आप कहेंगे अ। ठीक है, अ मध्य भाग से उच्चरित होता है। और पश्च भाग से यदि बात की जाए, पश्च भाग से क्या क्या उच्चरित होता है हमारे जिह्वा से, तो आप कहेंगे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ओ, और फिर औ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पश्च भाग से उच्चरित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे जिह्वा के यानी कि जीभ के पश्च भाग यानी पीछे वाले हिस्से से उच्चरित होता है, और मध्य वाले हिस्से से अ उच्चरित होता है। अब यदि अग्रभाग की बात करें तो अग्रभाग यानी कि जीभ के अगले हिस्से से हमें छोटी ई, फिर ये बड़ी ई, फिर ए, और फिर ऐ, ये हमें जो अग्रभाग है या जीभ के आगे वाला हिस्सा है, इसके उच्चारण में हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसको जल्दी से लिख लेंगे। ये हमारा जीभा थी यानी कि जीभ, और इससे जो उच्चरित होने वाले स्वर हैं, यहाँ पे स्वर वर्ण की बात हो रही है, तो उससे जो उच्चरित होने वाले स्वर वर्ण हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए कि मध्य भाग से अ उच्चरित होता है, अग्रभाग से छोटी, बड़ी, फिर ए से एड़ी और ऐसे ऐनक, और फिर पश्चिम भाग से जो होता है वो होता है आफ, आ, और फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओकार, और औ औकार। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अपने कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, या फिर इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। आशा करते हैं आपने ले लिया है। चलिए देखते हैं, अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो क्या है। अब है आगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ मतलब होंठ। ओष्ठ के आधार पर, आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन हम देखने वाले हैं। स्वरों का विभाजन, तो वृत्त पहला लिखेंगे, वृत्त, और दूसरा आवृत्त, आवृत्त। ठीक है, तो यहाँ पे
वृत्त की बात करें और आवृत्त की बात करें, वृत्तमुखी आप इसमें लगा सकते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ठीक है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, यानी कि ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमें किसी भी स्वर वर्ण के उच्चारण में जब हमारी ओंठ कैसी हो जाए, ऐसी हो जाए, जैसे कि ये ऐसे। ठीक है, ऐसे यदि हमारी होंठ हो जाए तो इसे वृत्तमुखी कहेंगे। और यदि हमारी होंठ ऐसे हो जाए, ये ऐसी हो जाए, एक मिनट ये ड्राइंग में फिर से बना लूं। ओह, ये ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा टाइम तो मुझे आपको देना पड़ेगा, आपको मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, यदि आवृतमुखी में हमारे होंठ ऐसे हो जाएंगे और वृत्तमुखी में हमारे होंठ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि कैसे हमारे होंठ ऐसे हो जाएंगे। तो जब भी आप छोटा ऊ बोलते हैं तो बोलिए ऊ। तो जब ऊ कहते हैं ऊ, तो आपके होंठ देखिए कि कैसे हो जा रहे हैं, ऐसे हो जा रहे हैं कि नहीं, इस आकृति के। और फिर आप बोलते हैं बड़ा ऊ, फिर भी आप ऊ ही कह रहे हैं। फिर ओ, फिर औ। तो जब भी आप ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं तो वो वृत्तमुखी हो गया। और ठीक है, आवृत्तमुखी में आप ये हंसमुख जैसा चेहरा आपका, ये मैंने होंठ बताया, ऐसा बनता है। तो आ, जैसे इसको बोल के देखिए, आ, फिर ओ, फिर आ, उसके बाद फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर री। ठीक है, उसी प्रकार से ए, ठीक है, फिर अ, फिर आ तो हो ही गया ना, आ दो बार नहीं लिखना है। तो ये आ, और फिर आपका जो बचा हुआ है वो है छोटी बड़ी, हो ही गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये सभी क्या है, आवृतमुखी है, ये आवृतमुखी स्वर वर्ण। और ये आपके वृत्तमुखी है, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, फिर औ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और साथ ही यहाँ पे आवृतमुखी के अंतर्गत हम री को भी रख सकते हैं, री। ठीक है, री को भी रख सकते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए अपने कॉपी में। मैंने बोला ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन, तो वृत्तमुखी और आवृतमुखी। आवृतमुखी में मैंने कहा, आवृतमुखी में कि हम जब उच्चारण करेंगे स्वरों का तो हमारे मुख से ऐसे ऐसे इस प्रकार से, मैं एक बार और फिर से बना दूं ज़रा, ये और फिर ये, ऐसे आपके मुख हो जाएंगे। तो ये सारे उच्चारण अ, आ, छोटी बड़ी, री, फिर ए और फिर री पहले से लिख रखा है मैंने, तो यहाँ से आप री हटा लेंगे। ठीक है, ये री हटा दीजिए। ठीक है, तो यही सारे उच्चारण हमारे यहाँ पे आवृतमुखी में होंगे, ध्यान में रखिएगा। और मुख विवर अब हम देखेंगे। चलिए, इसको जल्दी से लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम देखते हैं मुख विवर। मुख विवर, विवर मतलब आप द्वार कह सकते हैं। ठीक है, मुख विवर के आधार पर स्वरों का विभाजन,
स्वरों का विभाजन की बात हो रही है। तो मुख विवर के आधार पर स्वरों का विभाजन, मतलब मुख विवर मतलब मुख द्वार के आधार पर स्वरों का विभाजन अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनके कितने पार्ट हैं, तो ये 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विवृत। विवृत, विवृत इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आ वर्ण इसमें आ जाएगा। और फिर यदि दूसरे नंबर पे देखें तो ये अर्धवृत। अर्धवृत, अर्धवृत में यदि हम बात करें तो अर्धवृत में आपका आ जाएगा अ, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा औ। ये विवृत के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और यदि हम बात करते हैं संवृत की, संवृत, संवृत, तो संवृत में आपका आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ये संवृत के अंतर्गत आपका आ जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। और अर्ध संवृत भी चौथा है, अर्ध संवृत, अर्ध समवृत, समवृत। ठीक है, अर्ध संवृत की बात यदि करें तो यहाँ पे ए और ओ हो जाएगा। ठीक है, ये अर्ध संवृत में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि मुख विवर यानी कि द्वार के आधार पर स्वरों का विभाजन तो ये 4 प्रकार से किया जाता है। विवृत जिसमें कि आ होता है, अर्धवृत जिसमें अ, ए और औ आते हैं, और संवृत जिसमें कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और फिर अर्ध संवृत जिसमें कि ए और ओ को रखा जाता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिखिए। और साथ ही यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर भेजें, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं एक बार उस पर शेयर ज़रूर कीजिए, मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है। तभी मैं आपको और बेहतर चीज़ें उपलब्ध और बेहतर तरीके से आपको करवा पाऊँगा। तो इतना आप मेरे लिए कीजिए, क्योंकि मैं तो आपसे ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, मेरे से जितना हो पाएगा मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर दे सकूँ, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट अब आप लोग का भी रहेगा तो और बेहतर ये सारी चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं आगे। अब जो हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। ठीक है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। यदि हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन देखेंगे तो वो होता है, कंठ की बात करें सबसे पहले, हम कंठ की बात यदि करें तो कंठ से कौन कौन से अ और आ उच्चरित होता है। अ, आ, ये हमारे कंठ से उच्चरित होते हैं। ठीक है, तालव्य या तालु से की बात करें तो तालु, तालु, तालु से बात करें तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण किससे होता है, तो तालु या तालव्य वर्ण है ये। ठीक है, अब ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ से हमारा होता है ऊ और फिर ऊ। ठीक है, तो ये ओष्ठ या होंठ, आप कह सकते हैं ओष्ठ कहिए या होंठ कहिए। ठीक है, और री फॉर ऋषि, री से ऋषि, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, अक्षर लिख दिया, तो ये नहीं लिखना है। तो यदि हम ऋषि की बात करते हैं, ऋषि की, यदि हम ऋषि की बात करते हैं तो ऋ से ऋषि, इसका मूर्धा से उच्चारण होता है, मूर्धा, या हाँ मूर्धा से इसका री फॉर ऋषि का, री से ऋषि का उच्चारण होता है। और यदि हम कहें ए और ऐ का उच्चारण, तो इसका संयुक्त स्वर के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ए और ऐ क्या है, ये संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त संयुक्त स्वर। ए और ऐ किसके अंतर्गत रखे जाते हैं,
संयुक्त संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखे जाते हैं ए और ए को। और इसको संयुक्त स्वर हम कहते हैं इसलिए क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है ना, अ और ई के मिलने से ही बनता है। और अब अ का उच्चारण की बात करें, अभी अभी हमने देखा, तो अ का उच्चारण किससे हो रहा है? कंठ से हो रहा है। और फिर हमने देखा कि छोटी ई का उच्चारण तालु से हो रहा है, तालु। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं इसको कंठ तालव्य वर्ण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, ए और ए को। और चलते हैं, अब हम ओ और औ की बात करें। ओ और औ की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पे इसका संयुक्त स्वर इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अ और उ, अ और उ के मिलने से ये ओ और औ का निर्माण हो रहा है। आप इसको उच्चारण करके देखिए ना, और जैसे कि मैंने कहा कि ओ और औ ये क्या है? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ओ और औ जो है, ओ और औ ये दोनों क्या कहलाएंगे? कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला गया। और ये भी संयुक्त स्वर ही हैं हमारे, संयुक्त संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका उच्चारण ये ऐसे स्वर हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ गए होंगे। इसको आप जल्दी से क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और या तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। और देखते हैं अब फिर आगे, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं स्वर अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पे आप अगला पॉइंट, स्वर सभी स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण होते हैं। अयोगवाह भी, अयोगवाह को भी यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं। अयोगवाह मैंने बताया था, अयोगवाह किसको कहा जाता है? अयोग, अयोगवाह, अयोगवाह भी क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको बताया था। अल्प प्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहते हैं? यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे अयोगवाह की बात यदि मैं करूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि आपको याद है तो यह भी ज़रूर लिखिए। चलिए, यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये क्या है? आपके अयोगवाह हैं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, और इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, और ये भी क्या है? अल्प प्राण के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, सभी, साथ ही साथ यह बात भी आपको याद रखना है या लिख लेना है कि सभी स्वर घोष होते हैं। सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर हैं क्या होते हैं? घोष होते हैं। मैंने आपको घोष भी बताया था, शायद घोष होते हैं, नहीं बताया है तो आगे हम पढ़ेंगे ज़रूर। होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, ये जो आपका अयोगवाह है, अनुस्वार और विसर्ग, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो अह, तो ये आप इसका उच्चारण देख लीजिए, ये कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। एक मिनट, कंठ से इसका उच्चारण, कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है, अंग और अह का, जिसे कि हम अयोगवाह कह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये नासिका अनुस्वार, नासिका, नासिक्य वर्ण भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में नासिक्य वर्ण, नासिक्य, नासिक्य वर्ण भी हम इसको कह सकते हैं। नासिक्य वर्ण कह सकते हैं इसलिए क्योंकि इसको आप बोलते समय देखिए, आप जब इसको उच्चारण करते हैं तो कहते हैं अंग, अंग जब आप कहते हैं तो आप नाक बंद करके देखिए, अंग,
मतलब आपके नाक से जब तक आवाज़ नहीं आएगी तब तक आपका ये आपका अन और या फिर अह नहीं बोला, अंग नहीं बोला जाएगा। अह तो आप बोल सकते हैं, अह 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 भी आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे अंग जो है पूर्ण रूप से क्या है, नासिक के वर्ण के अंतर्गत आएगा, और ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हम अह की बात करें, अह, तो ये विसर्ग कहलाता है, विसर्ग। ठीक है, अह क्या है, विसर्ग कहलाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको कल यह भी बताया था कि अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सभी क्या है, क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, वर्ण नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये स्वर, हाँ आप इसको स्वर नहीं व्यंजन कहेंगे। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया था, जिसकी संख्या कितनी होती है, यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने आपको कल वर्ण भी बताया था कितना होता है। मैंने आपको ये अयोगवाह भी बताया था, यह भी आपको याद हो तो ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो ये जो अक्षर है इसको संयुक्त संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अक्षर का निर्माण हुआ है वो दो वर्णों के मिलने से हुआ है। क और श मिल करके क्या बना है, अक्षर अक्षर बना है। ये जो हलंत हम देते हैं, इस हलंत का मतलब होता है ये वर्ण आधा हो गया। ठीक है, तो क और आधा श के मिलने से बनता है अक्षर। यदि हम त्र की बात करते हैं तो त्र में त हलंत धन र मिल करके त्र बनता है। और यदि हम ज्ञ की बात करते हैं तो ज हलंत धन ज्ञ, ज हलंत धन ज्ञ नहीं, न मिल करके ये ज्ञ बनता है। और श्र की बात यदि हम करते हैं तो श हलंत धन र मिल करके ये बनता है श्र। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसको जल्दी से आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में भी लिख लीजिए, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आशा करते हैं कि यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारी क्लास है हिंदी व्याकरण की क्लास है, जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और एस्टेट दोनों में काम में आने वाली है। और या तो फिर आप सीटेट की भी परीक्षा देते हैं तो आपको उसमें भी आपका ये हेल्पफुल होगा, या फिर यूपी कांस्टेबल में भी। तो जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए ये क्लास आपकी बेसिक टू एडवांस है। और ये व्याकरण कंप्लीट करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सीरीज़ यानी कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को ज़रूर भेजें। ठीक है, चलते हैं, और इसको अब मैं मिटा दूं। आप लोगों ने उतार ही लिया होगा या स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक या प्रकरण कह लें, प्रकरण जो हमारा है वो है क्या है, संधि। संधि अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, संधि, संधि किसको कहते हैं यह आपको बताएं, आप लोग बताएं। चलिए, तो संधि जो है दो वर्णों या अक्षरों का मेल होता है, दो वर्णों या अक्षरों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों या अक्षरों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और यदि हम संधि के भेद की बात करें, मेल संधि कहलाता है। यदि हम संधि के भेद की बात करें, संधि के भेद कितने हैं, तो संधि के भेद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संधि के कितने भेद हैं, तो ये 3 भेद हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, स्वर संधि के बाद आप देखेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे विसर्ग संधि,
विसर्ग संधि। ठीक है, संधि को यदि आपसे पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो वर्णों या अक्षरों का मेल होता है। वर्ण या अक्षरों, दो वर्णों या अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बारी बारी हम। अब कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे मुझे लगता है कि हो रहा हो कि दो वर्णों का मेल या फिर दो वर्णों या अक्षरों का मेल कहते हैं। कुछ लोग कहें कि दो शब्दों का मेल भी तो कह सकते हैं। तो शब्दों का मेल कभी नहीं होगा, दो वर्णों का मेल होगा, ये जब भी होगा। ठीक है, जैसे दो शब्द आपको दिए रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आम और फिर चलिए हम इसको एग्जाम्पल, पहले हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल देने से पहले कुछ बातें और समझा दें। चलिए थोड़ा सा इसको समझेंगे कि यदि हम कहते हैं कि दो वर्णों या अक्षरों को नहीं कह के हम कह दें कि शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल, तो जब भी हम शब्दों का मेल या दो शब्दों का मेल कह दें तो ये हमारा समास हो जाएगा। ठीक है, समास, ये संधि नहीं होगा। संधि में क्या होता है, दो वर्ण या अक्षर मिलेंगे तब जा करके हमें संधि प्राप्त होगी या उसका संधि होगा। ठीक है, और जब दो शब्दों को मिलाएंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, समास हो जाएगा। इस बात को क्लियर आप कर लीजिए, जब भी दो शब्द मिलेंगे, दो या दो से अधिक शब्द, तो वो क्या होगा, वो समास। और दो वर्ण या अक्षरों का मेल यदि होता है तो वो हो जाएगा संधि। ठीक है, और संधि का मैंने भेद बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीन प्रकार के हैं। और चलिए हम आगे चलते हैं अपनी क्लास को लेकर के। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए हो गया, तो अब हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि, यदि हम स्वर संधि की बात करें तो इसके कितने भेद हैं। अब मैंने देखा कि संधि के तीन भेद थे, किंतु केवल स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो ये भेद हैं इसके 5। स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5। अब स्वर संधि मतलब स्वरों का मेल। ठीक है, स्वरों का मेल होगा, स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि। ठीक है, तो जैसे कि इसके भेद मैंने कहा कि 5 भेद हैं। अब चलिए इसके 5 भेद को समझते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि आप कह लीजिए दीर्घ स्वर संधि, आप कह लीजिए गुण स्वर संधि, आप कह लीजिए वृद्धि स्वर संधि, आप कह लीजिए यण स्वर संधि, आप कह लीजिए अय्यादी स्वर संधि। कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए, 5, 1 2 3 4 5। अब दीर्घ संधि, यहाँ से आप संधि के बारे में हमने देखा, आपको बताया कि स्वर संधि स्वरों का मेल होता है। और यहाँ पे जो स्वर संधि के भेद हैं वो कितने हैं, 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और फिर अय्यादी संधि, और फिर यण संधि भी है इसमें शामिल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को देखेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि सीक्वेंस से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि, आपने यदि नहीं लिखा होगा इसको, जो मैंने अभी मिटा दिया, तो क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे और फिर से देखेंगे, और या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि किसको कहते हैं। ठीक है, दीर्घ का मतलब वैसे ही बड़ा होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसको कहते हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि अ, छोटा ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व
या दीर्घ 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 स्वर जैसे अ, छोटा ई, ऊ, आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने लिखाया ये आप फिलहाल पहले लिख लीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या लिखवा रहा हूँ मैं, तो पहले आप लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा कि हम दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में मैंने कहा कि ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि अ, छोटी, छोटा ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ या फिर छोटी या फिर अ छोटी या फिर छोटा ऊ आ जाए आ जाए आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ या दीर्घ स्वर, या फिर यूं कहा जाए कि क्या कहलाएगा, आ, बड़ी और बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, और मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करता हूं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है अ, छोटी, छोटा ऊ, ठीक है, और फिर आ, और फिर बड़ी, और फिर बड़ा ऊ। ठीक है, अब किसके किसके मिलने से किस चीज़ का निर्माण हो रहा है यह मैंने आपको ऊपर में लिखवा दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों के मिलने से, अ और आ के मिलने से आ बनता है। ठीक है, छोटी और बड़ी ई को मिलने से भी बड़ी ई ही बनती है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से भी छोटा ऊ, यहाँ पे ये छोटा ऊ मान लीजिए, ये है आपका छोटा ऊ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है, तो यही हुआ आपका क्या, दीर्घ स्वर। ठीक है, यानी कि छोटा ऊ को बड़ा ऊ से छोटा आ को अ को आ से मिलाए तो आ हो गया, छोटी ई को बड़ी ई से मिलाए तो बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाए या बड़ा ऊ को छोटा ऊ से मिलाए फिर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ऊपर वाले लाइन में जो मैंने लिखाया है। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में हम इसको देखते हैं कि कैसे दो स्वर सॉरी दो वर्ण या अक्षर मिलकर के क्या दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं। तो चलिए स्वार्थ हम लिखते हैं। तो स्व, धन, अर्थ, स्व, धन, अर्थ मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है, यहाँ से अ, स्व में जब आप व कहते हैं तो अ यहाँ से उच्चरित होता है। ठीक है, तो यहाँ से अ की मात्रा ले लिए अ, और ये बच गया अब आधा। ठीक है, अ यहाँ से ले लिए और फिर यहाँ से अ की मात्रा हम ले लेते हैं तो ये आधा अ बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अ और ये अ मिल करके दो स्वरों के मिलने से, ये अ और अ मिलने से स्वार्थ, ठीक है, आ बन गया। ठीक है, अ और अ के मिलने से क्या बन गया, आ बन गया। यही तो मैंने आपको कहा था। अब देखिए इसका यदि हम पूरा अब ये शब्द बनाते हैं तो शब्द क्या बनेगा, स्व, धन आ, धन थ और फिर र, तो ये हो जाएगा स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ, ये हमारा शब्द निर्माण हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने लिखा स्वार्थ। ठीक है, अब इस स्वार्थ में से व में से मैंने आपको कहा है कि जिस भी वर्ण के नीचे ये वाली
ये हलंत लगा दिया जाए, इसको हलंत बोलते हैं। हलंत जैसे ही आपने लगाया ये वर्ण आधा हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आधा व। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है, ये व आधा व रहेगा, पूरा नहीं, ये आधा व रहेगा। और ये ही आधा व, जैसे यहाँ पे हलंत लगाया तो आधा व, तो इसमें से अ निकल के आ गया तो अ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस अ में से एगो अ निकल के यहाँ पे आ गया अ, जब आप बोलते हैं तो ये अ पूरा का पूरा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये अ और अ के मिलने से आ ही बनेगा, तो आ। ठीक है, आ की मात्रा हो गई। अब इस आ की मात्रा को हम लगा दिए और लिख दिए पूरा का पूरा स्वार्थ। ठीक है, ये तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जल्दी से इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये क्लासेस आपको बेसिक टू एडवांस मिल रही हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लासेस आप जब बैच कोई लेंगे ना तो वहाँ फिर आपको इसी प्रकार से पढ़ाई जाएंगी, तो इसको इग्नोर ना करें। ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों को ये फ्री की चीज़ें, बहुत लोगों को फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो ऐसा ना समझें। फ्री में भी आपको जो मिल रहा है तो उसको कोशिश करें याद करने, लिखने और संजोने का। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जिन लोगों को समझ में अभी तक नहीं हो आया होगा, तो हम लिखते हैं भानु धन उदय। भानु धन उदय जब हम लिखते हैं तो इसका, इसके जो वाक्य, जो शब्द निर्माण होके आएगा भानुदय। भानुदय यहाँ से जो बनेगा भानुदय बनेगा। ठीक है, इसको देखते हैं कि कैसे कैसे। यहाँ से ये आप देख रहे होंगे, ये छोटा ऊ की मात्रा है, जो इधर की ओर रहेगा ये छोटा ऊ, और जो ये इधर की ओर जो है ये छोटा ऊ, और जो इधर रहेगा वो बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा यहाँ से लिए तो यहाँ पे आ गया आपका छोटा ऊ। ठीक है, और प्लस यहाँ पे फिर छोटा ऊ है, तो इस छोटा ऊ को हमने फिर यहाँ से ले लिया, तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बन के आ गया यहाँ पे बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ की मात्रा आपने देखा है कि ये वाला होता है। ठीक है, तो अब क्या लिखाएगा यहाँ पे भा, और फिर ये हो जाएगा नू दय। ठीक है, हो गया, यही तो करना था, भानुदय। मतलब ये छोटा ऊ था बड़ा ऊ में बदल गया, यही तो करना है। यही है हमारा स्वर, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी जो लोग नहीं समझे, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको, ये तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रवीश आप लिख सकते हैं, रवीश, रवि धन ईश, रवि धन ईश, रवीश। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये मात्रा की बात यदि करें, ये मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, अब ये छोटी ई की मात्रा होती है और ये बड़ी ई की मात्रा होती है, आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी ई और ये है बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ जो छोटी ई की मात्रा है, इस छोटी ई की मात्रा को हमने यहाँ पे लिख लिया, छोटी ई, सॉरी ये बड़ी ई मैंने लिख दिया। चलिए, तो छोटी ई की मात्रा को मैंने यहाँ लिखा, और फिर ये ईश में से ये बड़ी ई की मात्रा हमने ले लिया, ये हो गया आपका बड़ी ई। अब छोटी ई और बड़ी ई मिल करके क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ हो जाएगा रवीश। ठीक है, रवीश, ये आप देख रहे होंगे, ये आगे से मात्रा लग रहा था, अब ये मात्रा पीछे से लग रहा है, ये रवीश। ठीक है, आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अब हम गुण स्वर संधि के ऊपर। जल्दी से इस उदाहरण को भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो आपसे भी ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। चलिए, अब हम देखेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। ये गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब यदि हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसको लिख देंगे, इसकी जो परिभाषा है गुण स्वर संधि। तो यदि अ, यदि अ आ के बाद मैं बोल भी रहा हूँ, यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग पे ध्यान देंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, वरना मेरी बातों पे आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यदि अ आ के बाद छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी हो तो
हो तो क्या करेंगे, ए ऊ बड़ा ऊ, हो तथा, तथा री, री हो, री हो तो अर, अर हो जाता है, हो जाता है। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। चलिए मैं एक बार और फिर से बता दूं कि यदि यदि आ के बाद बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो, छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए ऊ और बड़ा ऊ हो तथा री हो तो अर हो जाता है, री हो तो अर हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसको मैं आपको यहाँ पे बता दूं लिख करके कि आखिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। मैंने बोला यदि अ और क्या है या आ हो तो क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाएगा छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, और या फिर आ रहे या फिर अ रहे या फिर री रहे, री रहे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ये अर। ठीक है, और यदि अ रहे आ रहे, इसमें जुट जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि अब मैंने कहा अ या फिर आ रहे तो इसमें छोटी ई और या फिर बड़ी ई जुट करके क्या बनेगा, ए बनेगा। और फिर आ रहे या अ रहे या फिर री रहे तो इसमें अर, इससे क्या बनेगा, अर बनेगा। और अ रहे या फिर आ रहे या फिर तो इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ जुट करके ओ बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा, और चलिए उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लेते हैं नर, नर धन ईश। अब जब हम नर धन ईश लिखते हैं तो इसका क्या बनेगा, पूरा शब्द तो नरेश बनेगा। आइए देखते हैं कि नरेश कैसे बन रहा है। इस र में से जो हलंत लगा करके हम अ लाए, यहाँ पे अ यहाँ पे ले आए, और फिर ये क्या है, जुट रहा है बड़ी ई की मात्रा। अब अ और बड़ी ई की मात्रा जुड़ करके क्या बन रही है, ए बन रहा है। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो यही एकार की मात्रा यहाँ पे ये है, एकार की मात्रा यहाँ पे, एकार की मात्रा मतलब ये वाली मात्रा, तो इसमें जुट गई। ठीक है, नर धन ईश हो गया नरेश। ठीक है, आपने देखा कि नर धन ईश, यदि हम इसका संधि विच्छेद देखें तो ये हो जाएगा नर धन ए और धन श, नरेश। ठीक है, ये होता है इस प्रकार से, और इससे ये शब्द जो बन के आएगा ये हो जाएगा नरेश। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया उसके लिए हम लेते हैं। जैसे महाधन उदय। ठीक है, हमने लिखा महाधन उदय, तो ये आकार की मात्रा आप देख रहे हैं, ये तो आकार की मात्रा हमने यहाँ से ले लिया, और साथ ही साथ ये छोटा ऊ आप देख रहे हैं, तो ये छोटा ऊ की मात्रा भी यहाँ से हम ले रहे हैं। तो ये जो छोटा ऊ की मात्रा और आकार मिला, इससे क्या चीज़ बना, या यहाँ पे बन गया अर। ठीक है, और आकार की मात्रा जब हमने लिया तो यहाँ पे बना अर, और ये फिर बच गया फिर आकार और उकार की मात्रा, तो ये अर नहीं बनेगा, इसमें री होता तब अर बनता। तो यहाँ पे जो शब्द बनने हैं वो बनेगा आपका ओकार की मात्रा, आकार और उकार की मात्रा। आ और ऊ की मात्रा से बनेगा ओकार की मात्रा। यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ से ऊ है ना, अ और ऊ मिलके
ओकार की मात्रा बनेगा, और इससे जो शब्द निर्मित होकर आएगा वो होगा महोदय, ओकार की मात्रा। जैसे म हो दय, ठीक है, महोदय शब्द यहाँ से बन के आएगा सामने, ठीक है, महोदय। मतलब ये जो आ था ये ओ में बदल गया, ओकार की मात्रा में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हा में से आ की मात्रा लिया और यहाँ से छोटा ऊ की मात्रा लिया, तो इसके आ और ऊ के मिलने से बन गया ओ, और इसी ओकार की मात्रा को हमने लगा दिया यहाँ पे ह में, तो ये बन गया महोदय, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ लोग जो नहीं समझे हैं उनके लिए ये तीसरा उदाहरण मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे हम तीसरा उदाहरण आपके सामने ला रहे हैं, क्या लाएं, चलिए, महाधन इंद्र। ये वैसे शब्द मैं ले रहा हूँ जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये नए नहीं हैं, आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण यहीं से ले रहा हूँ, ठीक है। अब महा आप देख रहे हैं तो आकार की मात्रा तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है, तो आकार की मात्रा, फिर ये छोटी ई की मात्रा आप देख रहे हैं, छोटी ई की मात्रा। अब आकार और छोटी ई की मात्रा मिलने से क्या बना, ए बना, ठीक है, महाधन इंद्र, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसका जो शब्द बन के आएगा वो होगा महेंद्र, महेंद्र, ठीक है, ये शब्द यहाँ पे इससे निर्मित हो रहा है, महाधन इंद्र महेंद्र, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को अब ये क्लियर हो चुका होगा कि गुण स्वर संधि में क्या होता है, ठीक है। चलते हैं, अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल लास्ट में आप सबके लिए दे ही दूं, शायद अभी भी कुछ लोग ना समझे हों, तो ये फाइनल है। जैसे हम लेते हैं देव, देव धन ऋषि, ऋषि, चलिए अब इसको बनाइए आप लोग जल्दी से, क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो व है, व में अ का जो साउंड है वो आता है, अ उच्चारण इसका, तो अ इसमें से ले लिए तो आधा व बच गया, ये अ हो गया। और फिर ये जो री है, यहाँ से री मैंने आपको बताया है कि री में र यदि हम लेते हैं, री से ऋषि, तो ये अ और री मिल करके क्या बनता है, अर बन जाता है, अर, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कि अब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये शब्द जो बनेगा वो देवर्षि बनेगा, देवर्षि, ये आपका जो शब्द बनेगा वो देवर्षि बनेगा, ठीक है। अब आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले अगला संधि पे, और वो है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। इसको जल्दी से लिख लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं, अब हम वृद्धि स्वर संधि को देखेंगे। वृद्धि स्वर संधि की बात यदि की जाए तो वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि की यदि हम बात करते हैं तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि यदि, यदि अ आ का मेल, अ या आ का मेल ए या ए से हो तो ए तथा ओ औ हो जाता, नहीं, ओ और औ से हो तो, ओ और तथा ओ और ओ औ से हो तो, ओ औ से, एक मिनट,
ओ औ से, ओ औ से हो तो क्या हो जाएगा? हो तो औ, ये दो मात्रा औ हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो नीचे मैं आपको बताता हूँ समझा के कि ऊपर लिखा क्या गया है। यदि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ या फिर या फिर आ हो, तो यहाँ पे ये ए और ए से मिल करके ए हो जाएंगे, और साथ ही ये और ओ और औ से ओ और औ मिल करके क्या हो जाएंगे? ये औ हो जाएंगे। ठीक है, ओ और औ के मिलने से ये औ हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उदाहरण है, जैसे एक, एक धन एक, एक धन एक क्या बन जाएगा? यहाँ से क हलंत लगाए हैं तो हमारा अ निकल के सामने आया, और ये क्या निकला है? ए कार की, ये ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए कैक, ए कैक। ठीक है, यहाँ से ए कार की मात्रा, और फिर ये आधा क, फिर ये ए, और फिर क, और तब मिल करके ये बन जाएगा एक कैक। ठीक है, ए आधा क, फिर ए कार की मात्रा, फिर ये प्लस क, तो क्या बनेगा? एक कैक। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो एक और उदाहरण मैं आपको आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, जैसे कि तथा, तथा धन एव, तो क्या हो जाएगा? तथा धन एव, तो यहाँ से तथा में से आकार की मात्रा निकल करके सामने आ रही है। ठीक है, और ए से ए की मात्रा, ए से ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ए कार की मात्रा। ठीक है, तो ये अ और ए के मिलने से जो बनता है वो बनता है ए। ठीक है, अब हम जो इससे नया शब्द बना रहे हैं, जो बन रहा है वो है तो, और इसमें से ये हलंत लगने की वजह से आधा थ हो गया था। ठीक है, और धन ए, और धन व, और धन तत्, व हो गया ना, तो ये हो जाएगा तथैव, तथैव। ठीक है, तथैव जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा तथैव, आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ से क्लियर हुआ होगा तो ठीक है, वरना हम तीसरा एग्जाम्पल आप सभी के लिए, और ये अंतिम एग्जाम्पल ये रहेगा इसके लिए, अंतिम एग्जाम्पल। जैसे कि हम देख रहे हैं मत महा लेते हैं, महा धन ओज। ठीक है, महाधन ओज। अब यहाँ से आकार की मात्रा है तो आकार का यहाँ से ले लिए हम। ठीक है, महा आ, और ये ओ में से ओकार की मात्रा, ये ओ, ये हो गया, ये दोनों यहाँ से आए, और ये मिल करके जो बना वो बना ओ। ठीक है, अब जो बनेगा शब्द यहाँ से वो बनेगा मह हलंत के साथ, और फिर ये ओ, और फिर ये क्या जुट जाएगा? फिर ज, तो पूरा जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा महोज। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और फिर इसी प्रकार से हम अपनी क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ये हमारा व्याकरण का दूसरा क्लास था। जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ पे आप क्या नहीं समझे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके भी समझाने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।